Animal Farm. Animal Farm is given by जॉर्ज ऑरवेल. कहानी को शुरू करने से पहले मेरे वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा. तो चलिए, गुरु जी के ज्ञान में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है. आज हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं एनिमल फार्म, यानी कि जॉर्ज ऑरवेल की स्टोरी के बारे में. सबसे पहले हम लोग जानेंगे ऑथर के बारे में. ये एक वर्ल्ड फेमस नोवेला होने के साथ साथ एक पॉलिटिकल सटायर भी है. इनका जन्म 25 जून 1903 में हुआ था और इनकी मृत्यु 21 जनवरी 1950 में हुई थी. बहुत ही कम उम्र में इनकी मृत्यु हो गई थी. इनका ओरिजिनल नाम था एरिक आर्थर प्लेयर. ये एक इंग्लिश नॉवेलिस्ट होने के साथ साथ ऐसे भी लिखते थे, जर्नलिस्ट भी थे और क्रिटिक भी थे. ऑरवेल अधिकतर समाज में व्याप्त बुराइयों पर लिखना पसंद करते थे और इनके सबसे ज़्यादा फेमस वर्क की बात की जाए तो उसे तो आज हम पढ़ रहे हैं. एनिमल फार्म सबसे ज़्यादा फेमस वर्क है आज तक का. जॉर्ज ऑरवेल ने इसे 17 अगस्त 1945 में पब्लिश करवाया था और पूरी नोवेल के अंदर सिर्फ और सिर्फ व्यंजनापूर्ण बातें की गई है. ये तो मैंने बताया आपको जॉर्ज ऑरवेल के बारे में. नाउ कम टू द पॉइंट ऑफ स्टोरी. कहानी शुरू होती है एक शाम से. कहानी में मैनर फार्म नाम की एक जगह है. फार्म का मतलब होता है एनिमल कीपिंग प्लेस, ऐसी जगह जहाँ जानवरों को रखा जाता है. उस फार्म के ऑनर यानी कि मालिक का नाम मिस्टर जॉन, जो एक शराबी आदमी है और बस शराब ही शराब पीता रहता है. शराब पीने की इतनी गंदी लत है कि उसका फार्म बिल्कुल बर्बाद हुआ जा रहा था. मतलब कि उसका फार्म जो है वो फल फूल नहीं रहा था. जानवर हैं वो भी बहुत परेशान थे. वो हमेशा शराब पीकर आता था और अपने फार्म के जानवरों पर बहुत अत्याचार करता था. फार्म के सभी जानवर मिस्टर जॉन से बहुत ज़्यादा परेशान थे. एक दिन सभी जानवरों ने मिलकर मीटिंग रखने का प्लान किया. ऐसी मीटिंग कभी नहीं रखी गई थी. सारे बेचारे जानवर उस मीटिंग में इकट्ठा हुए. इस मीटिंग की गार्डिंग एक बूढ़ा पिग कर रहा था. सभी जानवर आकर अपनी अपनी जगह पर बैठ गए. सब ने अपनी अपनी सीट्स ले ली. जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया कि मेजर पिग जो था वो एक बूढ़ा हो चुका था. मेजर पिग ने कहा कि जो कुछ भी हम उत्पादन करते हैं, चाहे वो ऊन हो, दूध हो, वो सब कुछ हमसे छीन लिया जाता है. हम जानवरों से इतनी मेहनत करवाई जाती है और इसके बदले में हमें क्या दिया जाता है? हमारी मेहनत के बदले हमें मिलता क्या है? हमारा मालिक हमें कुछ नहीं देता है, तो हमें अब खुद का हक छीनना पड़ेगा. मेजर पिग बोलता है कि मैं तो बूढ़ा हो चुका हूँ, मैं तो अब मरने वाला हूँ, लेकिन तुम लोग अपनी लड़ाई अब खुद से लड़नी पड़ेगी. अपनी लड़ाई लड़ो. अब तुम्हें जॉन से छुटकारा तो पाना ही पड़ेगा. उसके साथ साथ मेजर पिग ये भी बोलता है कि जब तुम लोग जॉन से छुटकारा पा लोगे तो उसकी बुराइयों को कभी मत अपनाना. हम सब जानवर भाई हैं, एक बराबर हैं और बराबर ही रहेंगे. इतना बोलते ही मेजर पिग अचानक मर जाता है. सारे जानवर को उसकी मौत का बहुत दुख होता है. एक आग जैसा जग गया उन जानवरों में. अब कहानी आगे बढ़ती है. एक दिन जॉन जानवरों को खाना देना भूल जाता है, तो सारे जानवर एक साथ मिलकर जॉन के खिलाफ विद्रोह पर उतर आते हैं. जॉन को उस फार्म से भगा देते हैं. जानवर पूरे फार्म पर अपना कब्जा कर लेते हैं. हालांकि जॉन वापस आ जाता है फार्म पर, लेकिन जानवर इस बार भी जॉन को भगा देते हैं. सारे जानवर एक साथ थे, तो सारे जानवरों ने मिलकर एक फैसला लेते हैं कि कोई भी जॉन के घर के अंदर नहीं रहेगा. कोई भी जॉन के घर के अंदर नहीं रहेगा. सब फार्म के अंदर ही रहेंगे पहले की तरह, क्योंकि जॉन का घर अब रहने के लायक नहीं है. तो इनमें से सभी जानवर एग्री हो गए. एक और पिग था जिसका नाम था नेपोलियन. वो इस बात से बिल्कुल भी खुश नहीं था. एक और बात मैं बता देती हूँ. नेपोलियन एक कैरेक्टर है
जिसे आगे भी याद रखना होगा। ये आगे जाकर एक विलन बनेगा। तो अब कहानी आगे बढ़ती है। इस कहानी में एक दूसरा पिग और है जिसका नाम है स्नोबॉल। स्नोबॉल पिग के नेतृत्व में सभी जानवरों ने फार्म का नाम बदलकर एनिमल फार्म रख दिया था और इस फार्म के कुछ नियम बनाए गए जिन नियमों को हर किसी को फॉलो करना होता था, चाहे वो जानवर हो या सब जानवरों के ऊपर ये नियम लागू होंगे ही होंगे। जैसे कि कोई भी जानवर बिस्तर पर नहीं सोएगा, कोई जॉन्स के बिस्तर पर नहीं सोएगा। दूसरा नियम ये था कि कोई भी जानवर शराब नहीं पिएगा। तीसरा ये था कि कोई भी जानवर दूसरे जानवर को बिल्कुल नहीं मारेगा। चौथा ये था कि 2 पैर वाले बुरे और 4 पैर वाले अच्छे। मतलब समझे आप? यानी कि ये कि 2 पैर मतलब इंसान और 4 पैर वाले मतलब जानवर। तो इंसान बुरे और जानवर अच्छे। आखिरी नियम ये था कि सारे जानवर एक समान हैं, यानी कि बराबर हैं। एनिमल फार्म्स आर इक्वल फॉर एवरीवन। सारे जानवरों ने इन नियमों को माना, इन नियमों को अपनाया और सब जानवर मिलकर फार्म के लिए काम करने लगे। सभी जानवर ने कड़ी मेहनत करने लगे। एनिमल फार्म अच्छा खासा फल फूल रहा था। हर हफ्ते मीटिंग रखी जाती थी जानवरों की कि इस मीटिंग की लीडरशिप स्नोबॉल करता था। मतलब कि मैक्सिमम पिग्स ही इसकी अध्यक्षता करते थे। अब इस मीटिंग की बातें की जाती थी कि जॉन्स के समय हमारा फार्म कितना ख़राब था और इस समय हमारा फार्म की हालत कितनी अच्छी है। और वो बोलते थे कि हमारा फार्म इसलिए फल फूल रहा है क्योंकि हमारे फार्म के अंदर दूसरे फार्म्स के अकॉर्डिंग जानवरों को बांध कर नहीं रखा जाता। अच्छी बात है, स्टोरी आगे बढ़ रही है, बहुत अच्छी बात है। अब स्नोबॉल ने जानवरों को धीरे धीरे पढ़ाना भी चालू कर दिया। इसी के साथ साथ स्नोबॉल ने एक पवन चक्की बनाने का प्लान बना रहा था। नेपोलियन को इस बात का पता चल गया था। अब नेपोलियन हर वक्त स्नोबॉल पर नज़र रखने लगा। स्नोबॉल ने अपनी अगली मीटिंग में जानवरों को बोला कि वो एक पवन चक्की बना रहा है जिससे वो इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट कर सकते हैं, मतलब कि बिजली पैदा कर सकते हैं, जिससे बहुत सारे काम किए जा सकते हैं। लेकिन मुझे इसमें आप सभी जानवरों की सपोर्ट की ज़रूरत है। तो इतने में नेपोलियन ने स्नोबॉल और सारे जानवरों के सामने आकर बोला, ये प्लान मेरा था और स्नोबॉल ने मेरा प्लान चुराया है। नेपोलियन ने अपने पास कुछ जंगली जानवर पाल रखे थे जिनको कहकर नेपोलियन ने स्नोबॉल को भगा दिया। ये जंगली जानवर कुत्ते थे। स्नोबॉल के पीछे इस जंगली कुत्ते को छोड़ रखे थे जिनको कहकर उसने स्नोबॉल को भगवा दिया। अब जब स्नोबॉल को फार्म से भगा दिया गया तो नेपोलियन फार्म का सुपीरियर बन चुका था। बाकी सारे पिग्स भी उसे फॉलो करने लगे। वो सबको कहने लगा कि स्नोबॉल एक गद्दार था जो जॉन्स को फार्म में लाने की तैयारी कर रहा था और वो बोलता था कि अब इन बकवास मीटिंग के फार्म में कोई ज़रूरत ही नहीं है। इस फार्म के सारे फैसले मैं खुद लूँगा। वो पवन चक्की बनाने वाले प्लान को अपना बताने लगा। कितना गंदा आदमी है ये, और सारे जानवरों से मेहनत करवाने लगा। वो जानवरों से बहुत ज़्यादा मेहनत करवाने लगा और उन सभी जानवरों में जो पिग्स थे वो बहुत कम काम करते थे। खाना भी बाकी जानवरों को कम और पिग्स को ज़्यादा मिलता था। अब धीरे धीरे काम चल रहा था तो फाइनली कुछ दिनों में चक्की बनकर तैयार होने वाली थी, लेकिन जानवरों से बहुत मेहनत करवाई जा रही थी और खाना उन्हें बहुत कम दिया जाता था। सारे जानवरों को बॉक्सर नाम के एक घोड़े से बहुत ही ज़्यादा इंस्पिरेशन मिलती थी क्योंकि वो घोड़ा उन सभी जानवरों से मिलकर सबसे ज़्यादा काम करता था, सबसे ज़्यादा मेहनत करता था। एक दिन बॉक्सर और बेंचमिन नाम का गधा ने देखा कि वो पिग्स
जॉन के घर के अंदर जा रहे थे और जॉन के बेड पे सो रहे थे। सारे पिग्स ने मिलकर ये तय किया कि कोई भी बेड पर नहीं सोएगा। लेकिन अब नेपोलियन का शासन आ चुका था। अब फार्म पर शासन हो चुका था। नेपोलियन का तो सारे नियम नेपोलियन जब से आया सारे नियम धीरे धीरे बदलने लगे। धीरे धीरे बहुत सारे चेंजेस नजर आने लगे। नेपोलियन ने अपने फार्म की चीज़ों को बाहर व्यापार करना शुरू कर दिया था। नेपोलियन ने सबसे पहले मुर्गियों के अंडे को बाहर ले जाकर बेच दिया था। तो मुर्गियों ने इस बात पर विद्रोह कर दिया क्योंकि स्नोबेल पहले वाले कमांडर ने क्योंकि जो स्नोबेल था वो पहले वाला जो कमांडर उसने कभी भी मुर्गियों के अंडे को बाहर नहीं बेचा था। उसने वादा किया था कि कोई भी उनके अंडों को छेड़छाड़ नहीं करेगा, उनके अंडों को सुरक्षित रखा जाएगा, कहीं नहीं बेचा जाएगा। तो मुर्गियों ने इस बात पर विद्रोह कर दिया। तो नेपोलियन ने उन्हें सजा दे दिया और कहा कि तुम मुर्गियां स्नोवेल के साथ मिली हुई हो और तुम जॉन्स को यहाँ वापस लाना चाहती हो। तो नेपोलियन ने उन मुर्गियों को मरवा दिया, जबकि ये फार्म हाउस का नियम था कि कोई भी जानवर एक दूसरे को नहीं मारेगा। लेकिन ऐसा हुआ जिससे बदल कर ये करवा दिया गया कि कोई भी जानवर एक दूसरे को नहीं मारेगा बिना किसी वजह का, यानी कि अब वो मार सकता था। अब नेपोलियन फार्म की चीज़ों को खुलेआम बाजारों में व्यापार करने लगा। धीरे धीरे कहानी आगे बढ़ती रही। एक दिन जॉन्स ने पवन चक्की में बॉम्ब लगा दिया। पवन चक्की जितनी बनी थी सब तबाह हो चुकी थी। सारे जानवर को इस बात का बहुत दुख रहा था। लेकिन अब क्या होना था? चक्की बनाने का काम फिर से शुरू कर दिया गया। लेकिन पिग्स तो बहुत कम काम करते थे, वो तो काम करते ही नहीं थे। जो करते थे बाकी के सारे जानवर करते थे। धीरे धीरे सबने काम छोड़ दिया था। लेकिन बॉक्सर नाम का एक घोड़ा और बेंचमैन नाम का एक गधा अभी भी उस पवन चक्की को बनाने में लगे हुए थे, क्योंकि वो पवन चक्की बनाना उनका सपना था। सालों बीत गए, बॉक्सर का पैर भी टूट गया था, लेकिन फिर भी वो बेचारा काम करता रहा। एक दिन पवन चक्की पे काम करते करते बॉक्सर पत्थर पर गिर पड़ा और वो घायल हो गया था। अब वो कभी भी काम नहीं कर पाएगा। अगले दिन पवन चक्की पर फिर से काम शुरू हो गया, लेकिन इस बार बॉक्सर के बिना, क्योंकि बॉक्सर तो घायल हो चुका था। इस घायल बॉक्सर को नेपोलियन गाड़ी में बैठाकर कहीं भेज दिया। बेंजामिन समझ चुका था कि बॉक्सर अब वापस नहीं आएगा। धीरे धीरे फार्म्स के पिग अब शराब भी पीने लगे थे और फार्म्स का एक रूल और टूट गया था कि फार्म्स में रूल था कि कोई भी शराब नहीं पिएगा। पिग्स ने भी वो रूल को तोड़ दिया था। अब शराब पीने लगे सारे के सारे। बहुत समय के बाद पवन चक्की बनकर तैयार हो गया। पिग्स तो खा खा कर मोटे हो रहे थे, लेकिन बाकी के जानवर बहुत ही ज़्यादा कमज़ोर हो गए थे। जानवर धीरे धीरे अब नेपोलियन से बहुत ही ज़्यादा परेशान हो चुके थे। वो सभी पिग से परेशान हो चुके थे। अब उन सब ने फिर से मिलकर एक यूनिटी बनाई और नेपोलियन के खिलाफ विद्रोह कर दिया, क्योंकि नेपोलियन को जब भी किसी को डराना होता था वो कुत्तों का इस्तेमाल करता था। कुत्ते, अब जंगली कुत्ते जो थे वो भी अब शराब पीने लगे थे। उन्हें भी इस चीज़ की गंदी लत लग चुकी थी। जब सभी जानवरों ने नेपोलियन का विद्रोह किया तो उसने जंगली कुत्ते को बुलवाया, तो वो तो शराब पीकर टुन पड़े थे सारे। फाइनली जितने भी जानवर थे सबने मिलकर नेपोलियन का विद्रोह किया और इस विद्रोह के साथ साथ कहानी एंड हो गई। अब ये तो हो गई दोस्तों हमारी कहानी। मैं अब बात करती हूँ पॉलिटिकल सटायर की। जॉर्ज ऑरवेल ने डायरेक्टली किसी का नाम नहीं लिया, लेकिन इसका सीधा सीधा मतलब ये निकलता है इस नोवेला से कि 1970 के रशियन रिवॉल्यूशन से रिलेटेड है ये स्टोरी। रशियन रिवॉल्यूशन के साथ साथ सोवियत संघ बना था, इसकी भी उस फार्म के तरह हालत थी। आज इस कहानी में नेपोलियन है जो जोसेफ स्टेलियन था।
आपको मालूम है जोसेफ स्टेलियन कितना खतरनाक आदमी है? वो हिटलर से भी ज़्यादा खतरनाक था। अगर कोई पॉलिटिकल से रिलेटेड होगा तो उसे ये बात बहुत ही अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगी, वरना कहानी बस याद रखेंगे कि कहानी में एक्चुअली हुआ क्या था। बस इतना बहुत है। इसके अलावा अगर आप टेक्स्ट बाय टेक्स्ट स्टोरी को पढ़ते हैं तो आपको ये स्टोरी बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगेगी। आप इस स्टोरी से इमोशनली भी बहुत ही ज़्यादा अटैच हो जाएंगे, जो उस टाइम पे उन जानवरों के साथ बीती, ठीक है, वो सारी बातें आप फील करेंगे। तो दोस्तों, आज के वीडियो में बस इतना ही। अब मुलाकात होगी आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।